बराबर है। वही होगी ना, बोल चाल वाली भाषा। हम्म। हम्म। अभी कल हमने क्या देखा कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये जो है, ये एक अविच्छिन्न भाग है एक दूसरे का। शरीर है, इंद्रिया है, मन है, आत्मा ही नहीं है तो शरीर काम नहीं करेगा, इंद्रिया काम नहीं करेगी, मन भी नहीं काम करेगा, है ना। ये कल हमने देखा कि ये चार लोग जो है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये चार लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक भी इसमें से अगर चला गया तो ये तीन लोग काम नहीं करेंगे। मन चला गया, ये तीन रह गए तो भी ये काम नहीं करेंगे। शरीर ही नहीं है, इंद्रिया है, मन है, आत्मा है, लेकिन शरीर ही नहीं है, तो वो इंद्रियों का मतलब है क्या? मन का कुछ मतलब है क्या? वो उसका अनुभव लेने के लिए शरीर तो चाहिए। तो ये समवाय है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। ये इसको ही आयु कहते हैं। ये आयु के आयु का समवाय हो गया। वैसे ही हमने कल थोड़ा सा देखा था कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर ये पंच तत्वों का समवाय है। शरीर जो है वो हमारा पंच तत्वों का समवाय है। जैसे आयु ये चार चीजों का समवाय है। आयु मतलब शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा, इनका समवाय है। वैसे ही शरीर जो है पंच तत्वों का समवाय है। अगर पंच तत्व नहीं होंगे, पांच के पांच भौतिक द्रव्य अगर नहीं होंगे तो वो शरीर ही नहीं रहेगा। अगर अग्नि ही नहीं है और बाकी सब तत्व है तो चलेगा क्या? मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, ब्लड ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि पंच तत्व से ही हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में ही पंच तत्व है। और ये पांच तत्वों के सिवाय हमारा शरीर चल ही नहीं सकता है। तो अब कल हमने ये भी देखा कि सुख आयु क्या है, दुख आयु क्या है। ये भी हमने कल जाना कि शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, इंद्रियां ठीक से कार्य कर रहे हैं, जीवन नैतिक और संतुलित है, तो वही सुख आयु है। और दुख आयु क्या है? जो रोगी है शरीर, तनावग्रस्त है, असंतुलन है सभी चीजों में, सभी पंचतत्वों में असंतुलन है, शरीर या मन पीड़ित हो, तो उसको दुख आयु कहेंगे। तो ये सब हमने, हाँ, पंच महाभूतों का समवाय ही हमारा शरीर है। शरीर में ये पांच तत्व होते हैं, एक भी उसमें से नहीं रहेगा। जल नहीं रहेगा, और ये चार तत्व है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, लेकिन जल ही नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, उसको पकड़ने वाला, सब जल का काम क्या है? सबको पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। तो ये मतलब ये सभी का समवाय ही हमारा शरीर है। तो ये एक ठीक अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। हमें पता है सब लोग जानते हैं कि हम पंच तत्वों से बने हैं, लेकिन ये समवाय है इन पांच तत्वों का। ये थोड़ा सा डिटेल में हमें जानना है। तो ये एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते। ये पांच तत्व जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बगैर वो काम ही नहीं कर सकते। इनका अगर असंतुलन हो जाए, इन पांचों तत्वों का, तो रोग लग जाता है बॉडी में। और ये संतुलित मात्रा में है। पांचों तत्व अगर संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी जिंदा की आयु जो है, आयु केवल जिंदा रहना ही नहीं है। आयु तब कहलाती है जब शरीर कार्यशील हो। शरीर है लेकिन वो पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, तो काम का है क्या वो? नहीं। इंद्रिया सही हो, सभी हमारी अंदर की इंद्रिया सही होनी चाहिए। एक आधी भी इंद्री काम नहीं कर रही है तो वो शरीर कुछ काम का नहीं है, फिर वो पड़ा ही नहीं रहता है चलते फिर। फालतू, यही यही चलता रहता हमारा उसमें। मन। ये चलेगा या ध्यान का कुछ चलेगा बस। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया है सबको। हाँ, मन स्थिर हो,
आत्मा उपस्थित हो, ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो चारों का समवाय ही आयु है। तो ये चारों का समवाय ही आयु है। ये कल हमने देखा था। अभी हम इसके आगे थोड़ा सा जाते हैं। हमारी ये भी हमने कल हित आयु अहित आयु, कल एक श्लोक देखा था हमने। तो ये श्लोक में हितकर आयु और अहित आयु वहां पे कहा गया है। हितकर और अहितकर, होलसम यानी कि हितकर और अनहोलसम यानी कि अहितकर। हितकर और अहितकर, आयुर्वेदा में यह बताया गया है कि जीवन में क्या अपनाना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। यह आयुर्वेदा में कहा गया है। हितकर का मतलब क्या है कि वे आहार विहार व्यवहार जो स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, रोगों से बचाते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच। अब हितकर आयु का मतलब क्या है? आहार विहार और व्यवहार हमारा स्वास्थ्य की रक्षा हमारा करता है, रोगों से हमें बचाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? हितकर आयु अगर हमें जीनी है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हमारा आहार जो है वो संतुलित होना चाहिए, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ प्रोटीन्स, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिर्फ चपाती भाजी खाते हैं। चपाती भाजी खाने से सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं ना। तो उसमें सभी आना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। उसमें सलाड्स भी आना चाहिए, उसमें घी भी आना चाहिए, सभी चीजें आनी चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। विहार, विहार यानी कि दिनचर्या। हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम घूमने भी जाना चाहिए, थोड़ा सा टहलना भी चाहिए। घर में बैठे रहते हैं हम, तो थोड़ा सा विहार भी करना चाहिए, नहीं घूमना भी चाहिए। व्यवहार भी अपना अच्छा होना चाहिए। और इसमें नियमित दिनचर्या होनी चाहिए हमारी। कैसे भी खाया, कभी भी खाया, मन करे तब सो लिया, कुछ भी चल रहा है, नियमित नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए। सवेरे से रात के सोने तक आपका दिनचर्या जो है वो एक नियमित होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ जिसे कहते हैं। ये सब अगर है तो ही आपका हितकर आयु होगा। पर्याप्त स्लीप होनी, नींद होनी चाहिए। 8 घंटा स्लीप होनी ही चाहिए। नींद जो है वो 8 घंटा लेनी ही चाहिए। और ये 8 घंटा घंटा जो नींद होती है ना, वो एकदम गहरी नींद होनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं ना, हम मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रात के 12 कब बज गए, 1 कब बज गया, हमें पता ही नहीं चलता है। बस हम रील्स देखे जाते हैं, रील्स रील्स रील्स। हाँ, तो 1 बज जाता है, फिर भी वो मोह नहीं छूटता है मोबाइल का हाथ से छोड़ने का। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हमारे 4 घंटे चले गए। जो हमें 10 बजे ही सोना था, तो हम 1 बजे सो रहे हैं, तो इसमें 4 घंटे निकल गए। तो हमारा जो ऑर्गन क्लॉक है उसकी तो पूरी वाट ही लग गई। हाँ? तो पर्याप्त नींद होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही होनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मुझसे होगा ही नहीं, और इसके लिए तो मैं नहीं बनी हूँ। ऐसे ऐसे जो नकारात्मक सोच है ना, वो होनी ही नहीं चाहिए। सकारात्मक सोचना चाहिए, हाँ मैं करूंगी, हाँ ये मुझे आएगा, हाँ आप बताओ मैं कर लूंगी। ऐसे हमारे सेंटेंसेस होने चाहिए, उसी को कहते हैं सकारात्मक सोच। तो अगर आपको हितकर आयु जीनी है, हितकर, तो कैसा होना चाहिए? उसका उदाहरण है संतुलित आहार होना चाहिए, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, पर्याप्त नींद होनी चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए आपकी। इसमें से एक भी अगर कमतरता हो गई तो हो गया क्या? हितकर होगी क्या वो आयु? नहीं होगी, वो हितकर नहीं होगी। तो इन सभी चीजों की जरूरत है।
इनकी नियमितता नहीं है दिनचर्या में, इसलिए डायबिटीज हो रहा है, इसलिए ये जो बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ क्यों होते हैं? क्योंकि नियमित दिनचर्या नहीं है, उसी की वजह से होता है। अहितकर क्या है? जो आहार विहार जो शरीर मन को हानि पहुंचाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जो आहार हमारा, जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। कैसा आहार लेते हैं हम आजकल? सब बाहर वाला चल रहा है। फूड, कौन सा फूड कहते हैं उसको? हम्म? पैक्ड फूड। फास्ट पैक्ड हाँ, फूड। फूड। फास्ट हाँ, फूड, पैक्ड फूड। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, बाहर का फूड। हम आलस करते हैं घर में बनाने को, फिर मंगाते हैं बाहर से। तो ये सब आहार बिगड़ रहा है हमारा। और ये आहार जो है, ये आहार पैक्ड फूड से, फास्ट फूड से ही हमारा बिगड़ रहा है। उसी की वजह से हमारी आयु अहितकर हो बनती जा रही है और डिसीजेस आते जा रहे हैं। विहार, आहार और विहार, विहार भी इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें हमने देखा। तो जो ये नहीं कर रहे हैं, जो शरीर और मन को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे आहार विहार आपके हैं, तो रोग उत्पन्न होगा ही। रोग उत्पन्न हो जाता है फिर उसमें। उदाहरणार्थ, अनियमित भोजन, अधिक तनाव, बुरी आदतें, ये सब क्या है? अहितकर आयु उत्पन्न करने के साधन है। अनियमित भोजन, अधिक तनाव और बुरी आदतें। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति हितकर जीवन जीने की दशा देना, हितकर जीवन जीने की दशा देना, यही आयुर्वेद हमें सिखाता है। आयुर्वेद का उद्देश्य ही वही यही है। आयुर्वेदा, अभी हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर दोनों मिलके हम कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेदा गाइड्स अ पर्सन टू चूज होलसम लाइफ प्रैक्टिसेस एंड अवॉइड अनहोलसम वंस। यानी कि हमें क्या करना है? जो इनको इनको अपनाना है, हमें इनको अपनाना है। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच, इनको छोड़ना है, इनको हमारे जीवन से निकाल देना है। अनियमित भोजन, अधिक तनाव, बुरी आदतें, इनको डिलीट करना है हमारे जीवन में से। तो ही हितकर, तो ही हमारे आयुर्वेद सीखने का, आयुर्वेद का उद्देश्य सही तरीके से हमने सीखा ये होगा। और और अब हम थेरेपिस्ट है ना, तो हमें देख के लोगों को ऐसे ये होना चाहिए कि हाँ, ये सही में आयुर्वेदा जानते हैं और ये सही में वो जीवन जी रहे हैं। तो आपको देख के ही लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि अरे हाँ, मैं भी इसकी तरह ही बनूंगा, मैं इसकी तरह ही बनूंगी, ऐसा ऐसा लगना चाहिए। इसलिए हमें इन सब को अपनाना होगा। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच, इन सबको सभी थेरेपिस्ट को अपनाना होगा। आयुर्वेद का उद्देश्य, हाँ चलो ये हो गया। सुखायु दुखायु, ये हमने देख लिया। दुख, हाँ। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक तो आप लोगों को सबको पता ही है। आज के समय में बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अ, जी ही नहीं रहे हैं सब। देर रात तक जगना, गलत समय पर भोजन करना, लंबे समय तक ऑफिस में काम करना, ये सभी शरीर की प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और अहित आयु की ओर लेके जा रहे हैं। तो संतुलन के लिए हमें क्या करना है? वो चार लोगों को पकड़ के रखना है। चार लोग आपको अभी पता है, वो चार लोग कौन है? हाँ, सबको बताना। हमने चार लोगों को पकड़ के रखा है और वही चार लोगों को सबको सबके पास भेजना है। वही सच्चा सुख और हितायु है। ह्यूमन बॉडी, हाँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो मैम ये, कौन है वो चार लोग? अरे आप अभी ज्वाइन हुए क्या?
नहीं, ऐड तो पहले हुई पर वो सुन नहीं पाई, वो 4 लोग कौन से। आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं हाँ? हाँ जी मैम, ओके। हाँ। तो वो 4 लोग हैं। कहाँ चला गया? आपको दिखाने से ज्यादा अच्छा रहता है ना। वो है नियमित आहार, नियमित विहार, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच। ये जो 4 लोग हैं ना, मैंने इनको लोग की संज्ञा दे दी है कि संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इनको। यस अ, मैम, सुना था हाँ मैंने। हाँ हाँ। तो ये 4 को हमें पकड़ के रखना है। और ये 4 को आप खुद जब तक नहीं अपनाओगे तो आप दूसरों को क्या बताओगे ना, कि अगर आप ही संतुलित आहार नहीं ले रहे हो तो आप दूसरों को क्या बताओगे कि संतुलित आहार क्या होता है। अगर आप ही नियमित दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हो तो हम हम खुद नहीं करते ना, तब हम किसी को बता नहीं सकते। जब हम खुद करते हैं तभी हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि हाँ मैं 5 बजे उठती हूँ, हाँ मैं योगा करती हूँ, हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, हाँ मैं नेचुरोपैथी फॉलो करती हूँ, हाँ मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ। जब जब ये आप खुद फॉलो करोगे ना तो ही आप दूसरों को बता सकते हो। नहीं तो हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है, हमें पता होता है लेकिन हम बता सकते नहीं है क्योंकि हम खुद नहीं फॉलो करते उसको। तो एवरी थेरेपिस्ट को, हर एक थेरेपिस्ट को ये खुद को फॉलो करना होगा और इन सब को छोड़ना होगा। ये जो 3 लोग है ना, ये 3 लोगों को छोड़ना होगा। अनियमित भोजन, अधिक तनाव, बुरी आदतें, इनको हमें क्या करना है, छोड़ना है। और आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट अगर बनना है तो ये 3 को आपको छोड़ना होगा। आपको देख के ही लोग आपके पास आने वाले हैं, ये याद रखना है। हाँ, तो हम कहाँ थे अभी आगे? हाँ, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सुख और दुख ये दोनों का संतुलन हमारे शरीर में आवश्यक है। आयुर्वेदा हमें क्या मैसेज देता है कि हमारे शरीर में दुख और सुख दोनों का संतुलन होना चाहिए, आवश्यक है। अगर सुखी सुखी सुख है तो वो जीवन भी अजीब सा लगेगा ना, उसमें दुख भी थोड़ा सा होना चाहिए। सिर्फ सुख ही सुख है, सिर्फ दुख ही दुख है तो वो भी नहीं चलता है, थोड़ा सा सुख उसमें भी होना चाहिए। तो संतुलन होना चाहिए, सुख और दुख ये दोनों का संतुलन आवश्यक है। जो आज का अच्छा लगे लेकिन कल नुकसान करे वह सुख नहीं है। जो आज हमें अच्छा लग रहा है, मीठा खाना अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, मीठी मीठी चाय पीनी अच्छी लग रही है, लड्डू खाने, गुड़ के लड्डू खाने, शुगर के लड्डू खाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कल वो सब आपको नुकसान कर सकते हैं। तो ये सुख नहीं है। आज हम ऐसा सोच सकते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है तो मैं घी वाले अच्छे अच्छे लड्डू खाऊंगी। लेकिन आज आप खाओगे लेकिन ऐसा देख भी रहे हैं हम, जिनके पास पैसा होता है वो बाद में कुछ भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा अच्छा खा लिया, फिर वो उसको बाद में वो अभी उनको नुकसान कर रहा है। तो वो सुख नहीं है। जो आज अच्छा लगे लेकिन कल नुकसान करे वह सुख नहीं है। जो आज और भविष्य दोनों में लाभ दे वही सच्चा सुख और हितायु है। जो आज भी सुख दे रहा है और भविष्य में ही भी सुख देने वाला है वही सुख और हितायु है, संतुलित जीवन। हाँ, अभी फिर से रिपीट नहीं करो। हाँ, ह्यूमन बॉडी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये तो हम सब जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे बॉडी में है। कॉन्शियसनेस, सोल, अवेयरनेस,
पूरा यूनिवर्स ही हमारे शरीर में है। माइंड, इमोशंस, कॉन्शियसनेस सभी सभी हमारे फिजिकल बॉडी में है, यही आयुर्वेदा भी बताता है। अभी इसका रिलेशन हमारे एक्यूप्रेशर के साथ कैसे बिठाया गया है? सिंस ह्यूमन बॉडी रिफ्लेक्ट्स द यूनिवर्स, स्टिम्युलेटिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हेल्प्स द बैलेंस टू बैलेंस। अभी हमें पता है कि हमारे शरीर में पंच तत्व है, और ये पंच तत्व जो हमारे बॉडी में है, इसको हम स्टिम्युलेट करते हैं, और इस इन पंच तत्वों को हम बैलेंस रखते हैं। अभी ये क्या है? तो ये एलिमेंट्स है, एनर्जी है, और बॉडी फंक्शंस है। तो हम किससे बैलेंस कर रहे हैं? हम हमारे जो पांच तत्व है उन एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर रहे हैं। हम हमारी एनर्जी जो है, हर एक ऑर्गन की, हर एक सेल की एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। जहां पे अनबैलेंस हो गई है वो एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। हम हमारे बॉडी फंक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आपका लंग का फंक्शन बिगड़ गया है, उसका रिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन से है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया लेकिन हमें पता ही नहीं कि किस कारण हो गया है। अगर आपका लंग का फंक्शन गड़बड़ है तो कॉन्स्टिपेशन, तो हम क्या करेंगे फिर? तो ये बॉडी के फंक्शंस को भी हम स्टिम्युलेट करते हैं, और ये स्टिम्युलेट करके हम एक्यूप्रेशर द्वारा अपनी हेल्थ, हार्मोनी और नेचुरल बैलेंस को रिस्टोर करते हैं हम। एक्यूप्रेशर का रिलेशन कैसे है आयुर्वेदा से? जो हमारे एलिमेंट्स है, जो एनर्जी है हमारे बॉडी में, और जो हमारे बॉडी का फंक्शंस है, इसको हम स्टिम्युलेट करके हमारे हेल्थ को, हमारे हार्मोनी, बॉडी की जो हार्मोनी है, जो व्यवस्थित रीत्या चल रहा है सब कुछ, उस हार्मोनी को हम मेंटेन करते हैं, नेचुरल बैलेंस बना के रखते हैं हम एक्यूप्रेशर के द्वारा। तो इससे एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं? आयुर्वेदा इज द साइंस दैट एक्सप्लेन्स बेनिफिशियल एंड हार्मफुल लाइफ, हैप्पीनेस एंड sorrow, health and diseases, and establishes harmony between the human body and the universe। तो यही हमें आयुर्वेदा सिखाता है। अब तक हमने जो जाना यही बता रहा है आयुर्वेदा। पंच महाभूत ही शरीर, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष स्मृतः, ये हमारे पेज नंबर 11 पे दिया हुआ श्लोक है। वही हमने कल देखा था कि पंच महाभूत जो है, ये पांच महाभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। और ये पंच महाभूतों का, अगर हम कॉस्मोस में देखें, हमारे धरती पर देखें, तो ये पंच तत्वों का बैलेंस अगर ठीक है तो ही हमारी पृथ्वी ठीक है। तभी सभी जो मौसम है वो ठीक तरह से चल रहे हैं। लेकिन आजकल गड़बड़ी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी सब कुछ बिगड़ता है। ये पांच तत्व अगर बिगड़ जाए तो हमारा शरीर भी बिगड़ता है। शरीर यानी कि हमारा देह। अभी इसमें पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष स्मृतः, तो पंच का अर्थ है पांच, महाभूत यानी कि ये पांच तत्व, शरीर यानी कि हमारा देह, समवाय, समवाय तो अभी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि समवाय का मतलब क्या है। पुरुष यानी कि इन सबका एक साथ होना ही पुरुष कहलाया जाता है। पुरुष और स्मृतः कहा गया है, माना गया है। पुरुष यानी जीवात्मा, चेतना प्राणी, जिसमें पांच तत्व होते हैं, ऐसा उसे पुरुष कहा गया है। सरल अर्थ क्या है कि पंच महाभूतों से बने शरीर का आत्मा के साथ अविच्छिन्न संबंध है, उसी को पुरुष कहलाया जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार हाँ, हमारा शरीर जो है ये पांच तत्वों का समवाय है। अगर इसमें से एक भी चला जाए तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। ये पांचों का संतुलन हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। आकाश का कर्म क्या है? स्थान है, वायु गति है, अग्नि पाचन और ऊष्मा बनाता है अपने शरीर में, जल तरलता लाता है, पोषण करता है, पृथ्वी स्थिरता लाती है और संचर
संरचना बनाती है। पुरुष केवल आत्मा नहीं है। पुरुष यानी कि जो पंच तत्वों से बना हुआ है वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है। तो शरीर और आत्मा का समवाय है, वो अटूट संबंध है। आत्मा निकल जाए सिर्फ शरीर रहे तो भी नहीं चलता है, सिर्फ आत्मा है शरीर नहीं है तो भी नहीं चलता है। तो ये शरीर और पुरुष क्या है, पुरुष पुरुष क्या है, तो ये दोनों का समवाय है। आत्मा और शरीर ये दोनों का समवाय है। जब तक पंच महाभूतों से बना शरीर और आत्मा का समवाय बना रहता है तभी तक जीवन यानी कि पुरुष रहता है। समवाय का अर्थ, शरीर बिना आत्मा निर्जीव है, आत्मा बिना शरीर भौतिक अनुभव नहीं कर सकती। दोनों का अविच्छिन्न संबंध जीवित पुरुष है, इसलिए समवाय संबंध कहा गया है। पंच महाभूतों का संतुलन हम क्या करते हैं, हम हमारे हाथों में पॉइंट्स को दबाते हैं ना, हम प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, हमारी उंगलियों पे लगाते हैं, हमारे हाथों में लगाते हैं पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे पंच महाभूतों का संतुलन हम करते हैं। शरीर मन आत्मा के समवाय को हम संतुलित करते हैं जी, जिससे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनी रहती है। अभी हमें आगे देखना है एट्रीब्यूट्स, गुण। गुण यानी कि एट्रीब्यूट्स ये क्या है। तो गुण किसी द्रव्य शरीर मन में पाए जाने वाले स्वभाव या विशेषताएं हैं। गुण क्या है, गुण है उस द्रव्य का स्वभाव, उस द्रव्य का कर्म, उसी को गुण कहेंगे। अभी लकड़ी है, उष्ण है, हॉटनेस, तो इसको उसका गुणधर्म क्या है, उसका गुणधर्म है गर्मी। गुरु यानी भारी, गुरु यानी भारी, उसका अपोजिट दिए हुए यहाँ पे मुख्य उदाहरण है ये। गुरु का भारी हल्का, गरम ठंडा, सूखा चिकना, स्थिर अस्थिर, चंचल। तो ये मुख्य गुण है गुरु, उष्ण, रुक्ष और चंचल, ये मुख्य गुण है। गुरु, उष्ण, रुक्ष और चंचल गुणों का प्रभाव। अभी ये गुणों का प्रभाव दोषों की वृद्धि का क्षय, दोषों की वृद्धि या क्षय, अगर इसमें संतुलन बिगड़ गया तो दोषों में वृद्धि होती है या क्षय होता है। दोष यानी क्या, दोष, दोष पता है क्या है दोष, दोष क्या है हम सीख चुके हैं, पता है आपको दोष, दोष किसे कहा गया है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ को दोष कहा गया, लेकिन वो दोष नहीं है, वो बल है। अगर वो संतुलित मात्रा में है, संतुलित मात्रा में है तो उनको बल कहा गया है। और उनका संतुलन जब बिगड़ जाता है, वात पित्त और कफ का जो संतुलन है, वो संतुलन जब बिगड़ जाता है तब वो रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन वात पित्त कफ को दोष कहा गया है, लेकिन वो दोष नहीं है, वो बल है। अभी ये दोषों की कभी कभी वृद्धि हो जाती है तो कभी कभी क्षय हो जाता है, यानी कि कभी कभी कफ बहुत बढ़ जाता है तो फिर अस्थमा हो जाएगा, फिर खांसी सर्दी जुकाम, क्या हो गया वहां पे, कफ की वृद्धि हो गई। अगर क्षय हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, चिकनाई, अगर आपके शरीर में उष्णता कम हो गई, कफ पित्त, पित्त कम हो गया, पित्त कम हो गया तो क्या होगा, तो हमारा मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, हाँ, क्षय होगा। तो कभी कभी क्षय होता है दोषों का, कभी कभी वृद्धि होती है। शरीर की कार्यप्रणाली फिर ये गुणों पे ही चलती है हमारे। रोग एवं उपचार की दिशा ही हम इन्हीं से गुणों का प्रभाव, रोग एवं उपचार की दिशा अ, हम निश्चित करते हैं। आयुर्वेदा में विपरीत गुणों के सिद्धांत पर किया जाता है। उपचार जो है वो उपचार विपरीत गुणों के सिद्धांत पर किया जाता है। अब ये
विपरीत गुणों का सिद्धांत क्या है? जैसे कि लाइट और हेवी का अपोजिट है लाइट। अब ये गुण है ना, गुण हमने क्या देखा? गुण गुरु, उष्ण, रुक्ष, चंचल, ये मुख्य गुण है। हाँ, तो ये जो गुण है हेवी, हेवी यानी गुरु, तो उसका अपोजिट है लाइट। हॉट का अपोजिट है कोल्ड। ड्राई का अपोजिट है ऑयली। और मोबाइल का अपोजिट है स्टेबल। ये जो गुण है विपरीत के सिद्धांत का कार्य करते हैं। जब अभी विपरीत का मतलब क्या है कि ड्राइनेस। हाँ, ठंडी के दिनों में क्या होता है? ठंडी के दिनों में हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो हम उसको और ड्राई बनाते हैं क्या? नहीं, हम उसको अपोजिट करते हैं, उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगा के हम क्या करते हैं? मसाज करते हैं। तो इस तरह से अपोजिट गुण का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लुएंस दीज एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंस बॉडी फंक्शंस, कॉज बैलेंस एंड इम्बैलेंस ऑफ दोषाज, हेल्प इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसे और आगे हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक मिनट, हिंदी में हाँ। समान से वृद्धि होती है, सामान्य सिद्धांत है ये। और विपरीत से क्षय होता है, ये विशेष सिद्धांत है। अंततः जो गुण बढ़ा हुआ है उसके विपरीत गुणों से कम किया जाता है। गलत आहार विहार से कुछ गुण बढ़ जाता है। गलत आहार, अभी हमने देखा ना कि गलत आहार विहार करने से क्या होता है कि कुछ कुछ कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ गुण बढ़ जाता है, उसके कारण ही रोग होता है। ये गुण दोषों को विकृत कर देता है, फिर ये गुण दोषों को विकृत कर देता है। दोषों के विकार से रोग उत्पन्न होता है। रोग कैसे उत्पन्न होता है? इसका मूल जड़ कौन सा है? आहार और विहार, गलत आहार और विहार, इनसे गुण बढ़ता है, फिर दोषों के विकार से रोग उत्पन्न होता है। बढ़े गुण की पहचान की जाती है। फिर उपचार हम कैसे करते हैं कि इसका कौन सा गुण बढ़ गया है, वो हम देखेंगे। हम देखेंगे कि उसका कौन सा गुण बढ़ गया है, वो हमें पहचानना है। फिर इसके विपरीत विपरीत गुण हमें अपनाना है। जैसे कि जैसे कि अगर गुरु बढ़ गया है, गुरु बढ़ गया यानी कि भारी हो गया, यानी कि हमारा शरीर मोटा हो गया है। जो हमारा क्या कहते हैं उसको, बीएमआई होता है ना, उसके आधार मेरा वेट जो है वो 60 होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट 80 kg है। इसका मतलब क्या है कि मेरा गुरु बढ़ गया है। तो समस्या क्या होगी? वो भारीपन बढ़ गया ना, अभी भारीपन बढ़ गया, आलस्य आएगा, मोटापा हो जाएगा। तो उसके विपरीत हमें क्या करना है? हल्का बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्फूर्ति लाने के लिए उपचार करना पड़ेगा। फिर योगा करो, प्राणायाम करो, डाइट कंट्रोल करो। तो ये इसके विपरीत हमें करना होगा। त्वचा रुक्ष सुखा, रुक्ष हो गई है, त्वचा में शुष्कता आ गई है, तो हम क्या करते हैं? उसके विपरीत जो स्निग्ध है, शुष्कता के विपरीत क्या है? चिकना है। तो हम स्निग्ध, नमी लाते हैं, फिर उसके ऊपर नमी से उपचार करते हैं। ठंडा, अगर शीत, आजकल ठंडा सीजन है, आप लोग सब अच्छी तरह से समझ रहे हो। हाँ, तो इसके शीतकालीन दशा में क्या होता है? अकड़न जकड़न हो जाती है, ठंडी बढ़ जाती है, सर्दी हो जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं? जब जकड़न हो जाती है तो हम उसे गर्म पानी से सेकते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड से हम सेकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस ठंडा को हम विपरीत गुण से उपचार कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं उसके ऊपर। चंचल, अगर चिंता, चंचलता मतलब क्या है? चंचलता के कारण ही चिंता उत्पन्न होती है, कम कभी हमारे शरीर में आ जाती है। तो ये कब कभी जो है, इसको हमें क्या करना होगा? इसके अपोजिट उसको स्थिर करना होगा। स्थिर, शांति, शांति लानी होगी।
ये मेडिटेशन करके हमें शांति लानी होगी। दोषों के अनुसार उपचार। फिर जो दोष है, अभी वात पित्त कफ, ये दोष है। वात का गुण क्या है? रुक्ष है, शीत है, लघु है। तो उसका विपरीत हम क्या करेंगे? वात को स्निग्ध, उष्ण, गुरु गुणों से उपचार करेंगे। पित्त बढ़ गया है, उष्ण और तीक्ष्ण तीक्ष्ण होता है ये, तो हम क्या करेंगे? पित्त बढ़ गया है तो हम ठंडा ठंडा दूध दूध पिएंगे या आइसक्रीम खाएंगे, मृदु गुणों से उपचार करेंगे। कफ अगर बढ़ गया है, कफ यानी कि गुरु बढ़ गया है, भारीपन, शीत और स्निग्धता बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे? उसको लघु करेंगे, यानी कि उष्णता, गर्म दूध पिएंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? गरम गरम सूप लेंगे, रुक्ष गुणों से उपचार करेंगे। तो ये विपरीत उपचार करना है। एक्यूप्रेशर से संबंध क्या है फिर इसका? शरीर के बिंदुओं द्वारा विपरीत गुणों का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अगर आपकी हीट बढ़ गई है तो हम उसको क्या करते हैं? सिडेट करते हैं, है ना।